Hello students, welcome to my new video. In this video we have discussed about class 11 chapter number 2 units and measurement. देखिए यूनिट्स और मेजरमेंट जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप एक तरीके से कह सकते हैं ये फिजिक्स की बैकबोन है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है और फिजिक्स की बैकबोन क्यों कहा मैंने, इसलिए कहा क्योंकि हम लोग इसका यूज पूरे फिजिक्स में करने वाले हैं, यानी कि बिना यूनिट्स और मेजरमेंट के फिजिक्स कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स की बात हम लोगों ने क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 में भी की थी, ठीक है ना। तो चलिए फिर से कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स होता क्या है, स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, राइट। आगे क्या है, मैंने बताया था कि आपको कि फिजिक्स कहां से आया, फ्यूजिस वर्ड से। फ्यूजिस वर्ड से फिजिक्स आया और फ्यूजिस का मतलब क्या होता है, नेचर होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा फिजिक्स में और क्या इन्वॉल्व रहता है उसकी बात करेंगे। फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिक्स में मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व रहती है। अब मेजरमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को जानना चाहिए, तो हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है। अब फिजिकल क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के मास को मेजर करना, ठीक है ना, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना, और मान लीजिए वाटर है, वाटर के टेम्परेचर को मेजर करना, ठीक है ना। तो ये जो टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं, मास को मेजर कर रहे हैं और लेंथ को मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। जो लेंथ हो गई, मास हो गई, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है, हमारे फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की लेंथ को हम मेजर करेंगे तो ये क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। चलिए अब देखिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, लेंथ, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या है, एग्जांपल है फिजिकल क्वांटिटी के, ठीक है ना। देखिए अब हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए जैसे कोई भी एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात करता है, कहता है कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तो कहता है कितने खुश हो, कहता है मैं तुमसे बहुत खुश हूं, कहता है कितने खुश हो। तो वो ये तो नहीं बताता ना कि मैं तुमसे 5 किलोग्राम खुश हूं, मैं तुमसे 5 किलोग्राम हैप्पी हूं, मैं तुमसे 1 मीटर हैप्पी हूं, ऐसा तो नहीं बोलता है ना, ऐसा तो नहीं कहा जाता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं तुमसे खुश हूं, बस बता नहीं सकता कि कितना खुश हूं, लेकिन खुश हूं, ठीक है। तो क्या हुआ, क्या जो हैप्पी है, हैप्पी को जो हैप्पीनेस है, क्या हैप्पीनेस को मेजर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये क्या हुआ, तो जो हैप्पीनेस है वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। क्या है, एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी है, यानी कि जिसको हम लोग मेजर नहीं करेंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। तो जितने भी फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए आगे। अब देखिए जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है ना, अगर किसी भी क्वांटिटीज को हम लोग को मेजर करना है या किसी भी क्वांटिटीज को हम लोग को फाइंड आउट करना है, जैसे लेंथ हो गई, लेंथ को हम लोग को फाइंड आउट करना है, इस मार्कर, ये मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ को फाइंड आउट करना है। मास हो गया, इस मार्कर के मास को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो किसी भी मार्कर, जैसे मार्कर हो गया, मार्कर के लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए या इसके मास को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि आप ये कह सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ और मास को फाइंड आउट करने के लिए क्या जरूरी होता है वो हम लोग देखते हैं। तो क्या जरूरी होता है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड की जरूरत क्या होती है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, अमाउंट होता है, यानी किसी भी चीज की अमाउंट। जैसे शुगर है तो शुगर कितना है, 5 किलोग्राम, तो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। जैसे ये मार्कर है, मार्कर की लेंथ कितनी है, मार्कर की लेंथ कितनी है, मार्कर की लेंथ 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर है ना, तो 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है, 8 क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या है, समझ में आ गया। चलिए अब यूनिट्स, यानी कि जब हमने इस मार्कर को मेजर किया तो
मेजर करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? यूनिट की और मैग्नीट्यूड की, यूनिट की और मैग्नीट्यूड की, दोनों की जरूरत पड़ी। तो मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने देख लिया कि अगर ये मार्कर 8 सेंटीमीटर का है, अगर ये मार्कर 8 सेंटीमीटर का है तो जो 8 होगा वही क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है ना? यूनिट क्या है? जो सेंटीमीटर है ना, जो ये सेंटीमीटर है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? द अमाउंट हो गया, ये द अमाउंट। और यूनिट्स क्या हो गया? यूनिट्स ये है व्हाट इज द स्केल यूज टू मेजर, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए, मेजर करने पर या किसी भी ऑब्जेक्ट को मेजर करने पर किस स्केल का यूज किया गया। ठीक है ना? किस स्केल का यूज किया गया, यानी उसकी स्केल क्या है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे इसमें तो उसको मेजर करने के लिए, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को या लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या मालूम होना चाहिए? Q इक्वल टू एन यू। ठीक है ना? Q क्या है? क्वांटिटीज है। ठीक है ना? क्वांटिटी है तो क्वांटिटी इक्वल टू क्या होगा? एन। एन क्या है? नंबर। ठीक है ना? नंबर ऑफ अमाउंट, ठीक है ना? अमाउंट हो गया तो एन क्या है? नंबर हो गया। और यू क्या है? यूनिट। ठीक है ना? तो Q इक्वल टू क्या होता है? एन यू होता है। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स, जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ चुका है। ठीक है ना? कौन कौन से होते हैं? स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। एक होता है टेंसर क्वांटिटी होता है, जिसको हम लोग आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, तो उसको देखेंगे बाद में। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? आप जानते हैं, जिसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। यानी कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया। ठीक है ना? लेंथ हो गया और टेम्परेचर हो गया। जैसे मैं कहूंगा इस वाटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है, तो ये तो नहीं कहूंगा ना इस वाटर का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस ईस्ट साइड में है, 35 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ साइड में है। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते ना हम लोग, बस बताते हैं कि इस वाटर का टेम्परेचर कितना है? 35 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसमें हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें हमको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सीलरेशन हो गया। ठीक है ना? जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट क्या है? ये यहां से कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट किया, यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है ना? ए से चलना स्टार्ट किया, बी पे क्या हुआ? बी तक चला। ठीक है ना? तो इसके डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या है? ए टू बी है। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है? ए टू बी है। तो यहाँ पे क्या है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया गया, तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे? इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है? अब ध्यान से समझिएगा। It is a process of detecting an unknown physical quantities by using standard quantity. ठीक है, क्या होता है? एक बार फिर से समझ लीजिए। It is a process of detecting an unknown physical quantity by using standard quantity. ठीक है ना? यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके हम लोग जो अननोन फिजिकल क्वांटिटी को जो पहचानते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। समझिएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है ना? एकदम पॉइंट ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने की जो प्रोसेस होगी उसको क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। रटना नहीं है, आपको समझना है केवल। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कहूं कि हमारे पास एक बुक है, उस बुक की लेंथ हमको मेजर करनी है, उस बुक की लेंथ मेजर करनी है। तो जो बुक की लेंथ हुई, लेंथ ऑफ द बुक, ठीक है ना? जो बुक की लेंथ हुई है उसको हम लोग क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है ना?
लेंथ ऑफ द बुक, यानी कि जो लेंथ है, किसकी लेंथ? बुक की। हम डायरेक्ट केवल लेंथ लिख दे रहे हैं। तो जैसे कोई भी बुक है, मैं यहाँ एग्जांपल लिख दूं, कोई बुक है, लिखेंगे लेंथ ऑफ अ बुक इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। किसकी लेंथ हम लोग देख रहे हैं? बुक की, यानी लेंथ ऑफ द बुक इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अब क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है? तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी किससे उस बुक को मेजर किया गया, किस रूलर से उस बुक को मेजर किया गया, वही क्या है? आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है ना। तो जिस चीज, सॉरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी। ठीक है ना। किस रूलर से उस बुक को मेजर किया गया, किस स्केल से उस बुक को मेजर किया गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहेंगे। यानी कि उस बुक को मेजर करने के लिए हमने जिस रूलर का यूज किया वो क्या होगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा? हम लोगों ने डिफिनेशन क्या पढ़ा कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके, यानी कि देखिए लेंथ ऑफ बुक, अगर लेंथ ऑफ बुक फाइंड आउट करना है तो हम लोग को रूलर तो लगाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का यूज करके अननोन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि जो हमको फिजिकल क्वांटिटी नहीं मालूम है, मान लीजिए अभी तक हमको नहीं मालूम है, ठीक है ना, अननोन फिजिकल क्वांटिटी को डिटेक्ट यानी पहचानने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। अब हमने क्या किया? रूलर लगाया और उसकी लेंथ को, अननोन लेंथ को हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि अननोन था, अभी तक तो अननोन था ना, रूलर लगाया अभी तक अननोन है। जब मैंने उसकी लेंथ को फाइंड आउट कर लिया, तो क्या हो गया? मैंने उसको पहचान लिया। तो ये जो प्रोसेस हुआ, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? मेजरमेंट कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो बुक लेंथ ऑफ द बुक था वो फिजिकल क्वांटिटी थी, रूलर था स्टैंडर्ड क्वांटिटी थी, और यहाँ पे जो 20 है उसको मैग्नीट्यूड कहेंगे, सेंटीमीटर जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं यूनिट्स का। यूनिट क्या होता है? द वर्ड यूनिट एज यूज्ड इन फिजिक्स, यानी फिजिक्स में यूनिट वर्ड का यूज कैसे किया गया? रिफर टू द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ अ क्वांटिटी, यानी किसी भी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। बस आपको इतना समझना है। ठीक है ना। मैंने क्या कहा? किसी भी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। क्वांटिटी का स्टैंडर्ड मेजर क्या होगा? जैसे कि क्वांटिटी क्या है? टाइम। टाइम का स्टैंडर्ड मेजर क्या होगा? स्पीड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ठीक है, सॉरी सेकेंड, स्पीड नहीं सेकेंड होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? यहाँ पे क्या हो गया कि देखिए टाइम हो गया। टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, क्वांटिटी हो गया। क्वांटिटी के क्या करना है? क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर को। तो क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर क्या है? यानी कि टाइम का यूनिट क्या है? टाइम का स्टैंडर्ड मेजर क्या है? सेकंड है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट कहेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे मास है, मास क्या हो गया? क्वांटिटी हो गया। तो मास का स्टैंडर्ड मेजर क्या है? किलोग्राम। तो किलोग्राम क्या है? यूनिट है। समझ में आ गया कि नहीं? तो किसी भी क्वांटिटी के स्टैंडर्ड मेजर को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट्स कहेंगे। ठीक है ना। तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, इतनी बातें पूरी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे स्टूडेंट्स हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है? सुटेबल साइज एंड प्रैक्टिकल साइज। देखिए जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर बनाई गई है, और मास की यूनिट क्या है? किलोग्राम है। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी? डिग्री सेल्सियस होगी। ठीक है ना, केल्विन होगा। ठीक है, केल्विन होगा। तो ऐसे अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। ठीक है ना। तो इस यूनिट को, ठीक है ना, इस यूनिट को जब बनाया गया तो किस बेस पे बनाया गया? क्या प्रॉपर्टीज थी? ठीक है,
तो उसको प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। समझिएगा, सुटेबल साइज एंड प्रैक्टिकल साइज, यानी इन सभी यूनिट्स को, जैसे कि मैं कहा कि 1 मीटर मैं ले लिया, 1 मीटर क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया, 1 मीटर इतना बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब ये 1 मीटर बना कैसे, ठीक है, तो इसको कैसे बनाया गया 1 मीटर को, ये जो यूनिट बनाई गई है कैसे बनाई गई है, किस प्रॉपर्टीज पे बनाई गई है, तो उसी प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो कह रहे हैं कि सुटेबल साइज एंड प्रैक्टिकल साइज होनी चाहिए, यानी कि जो भी यूनिट बनाया जाएगा उसकी एक सुटेबल साइज होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल साइज होनी चाहिए। सुटेबल साइज और प्रैक्टिकल साइज का मतलब ये है जैसे कि, यानी कि जो अधिकतर यूज किया जाए बस उसी साइज की बना दी जाए। जैसे कि हम लोग सब्जी खरीदने जाते हैं या फिर शुगर लेने जाते हैं दुकान पे, कुछ भी लेने जाते हैं, ठीक है ना, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जो भी हम लोग लेने जाते हैं तो कहते हैं 5 किलोग्राम शुगर दे दीजिए। तो क्या करता है, 5 किलोग्राम के बाट को रखता है ना। तो 5 किलोग्राम के बाट को देखा वो कि 5 किलोग्राम बाट का यूज किया जा रहा है, लगभग सभी लोग अधिक मतलब कि यूज किया जा रहा है अधिकतर, ठीक है ना। 1 किलोग्राम बाट का यूज किया जा रहा है। तो इस प्रैक्टिकली यानी कि ये जो देखा वो कि अधिकतर किसका यूज किया जा रहा है, तो उस बेस पर उसने वैसा बाट बना दिया, ठीक है ना। उस बेस पर उसने वैसा बाट बना दिया जैसा अधिकतर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सुटेबल साइज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल साइज होनी चाहिए, यानी जो आपको दिखे उसी बेस पे बना दिए, ठीक है। दूसरा क्या है, इजिली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि ये ऐसा बना होना चाहिए जिससे कि इसको आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बाट तैयार कर दिया 1 किलोग्राम का, तो मैंने क्या किया, यहाँ यूपी से उसको भेज दिया दिल्ली में, ठीक है ना, दिल्ली में भेज दिया। अब मैं क्या कहा, ये ले लो बाट, तो वो क्या किया, दिल्ली वाला उस बाट को अगर नहीं बना पाया तो रिप्रोड्यूसिबल तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा वो बाट बनना चाहिए जिससे कि मैं दिल्ली को एक दे दिया, अब दिल्ली वाला अपना खुद बना लेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मैं ही सब जगह देता रहूं तो मैं ही बाट बनाते बनाते परेशान हो जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से इसको कोई भी बना सके, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा बनाया गया यूनिट्स को, ठीक है। चलिए, थर्ड है नॉट चेंज विद टाइम एंड फिजिकल कंडीशन। थर्ड में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है, इसमें क्या कहा गया है, नॉट चेंज विद टाइम एंड फिजिकल कंडीशन, यानी कि ये टाइम और फिजिकल कंडीशन के साथ साथ चेंज ना हो, ऐसा बनाइए कि टाइम ऐसा बनाना पड़ेगा, यानी कि ऐसा यूनिट बनाइए जिससे कि ये टाइम के साथ ना चेंज हो, न ही फिजिकल कंडीशन के साथ चेंज हो। मतलब जैसे कि 12 बजे जैसे ये लेंथ है, सॉरी मार्कर है, इस मार्कर की लेंथ अभी कितना है, 8 सेंटीमीटर, 2 घंटे बाद इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ऐसा नहीं बनाना है कि वो क्या हो, टाइम के साथ चेंज हो, ठीक है ना। तो ऐसी यूनिट नहीं बनाई जा सकती, या नहीं बनाना है इसको, तो ऐसी यूनिट नहीं बनाया गया, ठीक है ना। टाइम के साथ ऐसा यूनिट नहीं बनाया गया जो कि टाइम के साथ क्या हो, चेंज हो, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि फिजिकल कंडीशन के साथ भी चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल कंडीशन जैसे कि एक यूनिट बना दिया गया कि इतने को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, तो अब क्या किया गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण 1 मीटर और बड़ा हो गया, तो अब इसको ही 1 मीटर मान लो, नहीं। तो ऐसा बनाया गया कि फिजिकल कंडीशन का भी इस पर असर ना पड़े, ना ही इस पर टाइम का असर पड़े, ना ही फिजिकल कंडीशन का। जैसे कि मैं क्या करता हूं, इस मार्कर को यहाँ पे मेजर कर रहा हूं तो 8 सेंटीमीटर आ रहा है, अगले प्लेनेट पे गया तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहा है, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। तो टाइम और फिजिकल कंडीशन के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए, उस बेस पर यूनिट को बनाया गया। समझ में आ गया प्रॉपर्टीज। चलिए, अब है डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, यानी कि यूनिट्स के अलग अलग सिस्टम्स आए जो कि अलग अलग कंट्री में यूज किए जाते थे। जैसे कि एमकेएस हो गया, मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये अपने इंडिया में यूज किया जाता है। तो सीजीएस हो गया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है ना। तो ये सीजीएस यानी सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और इसका मतलब सेकेंड, इसका भी अलग अलग कंट्री यूज करते थे। एफपीएस हो गया, फुट पाउंड सेकेंड्स, ठीक है ना।
तो अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग सिस्टम बने थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने क्या कहा, क्यों ना हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाए जो कि यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल का मतलब सभी जगह मान्य हो, सभी जगह मान्य हो, सभी जगह एक ही तरीके का हो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने एक नया सिस्टम को लाया। उस सिस्टम को क्या नाम दिया, एसआई सिस्टम, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई का मतलब क्या होता है, फुल नेम क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी कि इसको आईएस लिखना था, एसआई क्यों लिख दिया। देखिए ये फ्रेंच लैंग्वेज है, इसमें क्या है, इसमें कहा गया है कि फ्रेंच लैंग्वेज में इसको लिखा गया है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, ठीक है ना। तो इसीलिए एसआई यूनिट इसी बेस पे रखा गया है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, बाद में एसआई यूनिट को लाया, एक ऐसा यूनिट जो कि पूरे इंटरनेशनल में मान्य हो, यानी पूरे कंट्री में मान्य हो, ठीक है ना। तो अच्छा, ये एसआई सिस्टम यानी कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम को चेंज करने का अथॉरिटी किसको दी गई है, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट को, ठीक है ना। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरमेंट को ही इसको दिया गया है, ये अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। तो लास्ट में अंत में क्या हुआ, एसआई सिस्टम को लाया गया, ठीक है, जो कि पूरे इंटरनेशनल के लिए बना दिया गया कि सभी पूरे कंट्री में मीटर का यूज किया जाएगा और मास के लिए किलोग्राम का यूज किया जाएगा, टाइम के लिए सेकंड का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। ये सिस्टम बना दी गई। अब क्या है, ये कब आया, एसआई सिस्टम कब आया, 1971 में एसआई सिस्टम आया। अब देखिए, अच्छा, इसको इंटरनेशनल द्वारा इसको एक्सेप्ट क्यों किया गया, तो उसके एडवांटेजेस देखते हैं। तो इस एडवांटेजेस को देख करके ही इसको इंटरनेशनल में एक्सेप्ट किया गया। चलिए देख लेते हैं। पहली पॉइंट तो ये है, इट हैज 7+2 फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि इसके 7+2 फंडामेंटल यूनिट्स है, यानी कुल मिलाकर के 9 यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट ये ध्यान दी गई कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 10। हम लोग देखे हैं कि ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है, ठीक है ना। ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। तो अब इसको ध्यान दिया गया, यस ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 10 है। अब हम लोग आसानी से बता सकते हैं, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर 1 मीटर देखेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो गया। अगर हम लोग 1 किलोमीटर देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 1000 क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। यानी देख रहे 10 का मल्टीपल्स है कि नहीं है। तो इसको बहुत इजी कर दिया गया, 10 के मल्टीपल्स में बना दिया गया। पहले क्या था, पहले 1 पाउंड का यूज किया जाता था, 3 इंच का यूज किया जाता था, ठीक है ना। तो अलग अलग यूज किया जाता था, जिससे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था। अब क्या हो गया, इजी हो गया कि हम लोगों ने 10 का मल्टीपल्स का यूज करना हम लोगों को, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये तो दूसरा एडवांटेजेस हुआ, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट क्या है, रेशनल सिस्टम। ये रेशनल सिस्टम हुआ। रेशनल सिस्टम का मतलब सेम टाइम्स के क्वांटिटी को सेम यूनिट से मेजर करना, ठीक है ना। यानी कि सेम टाइप की जो क्वांटिटी होगी उसकी सेम यूनिट होगी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी थी उसके लिए मेजर यूनिट अलग था। और उसके अलावा आप ये कह सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी थी उसके लिए यूनिट को रखा गया था, कैलोरी रखा गया था, ठीक है। वर्क था, वर्क के लिए यूनिट रखा गया जूल। तो इन्होंने क्या कहा कि हीट एनर्जी या आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कहिए या वर्क कहिए, तीनों में क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। जब तीनों में वर्क हो रहा है, इसका मतलब इसको एक ही नेम से बोल दीजिए, ये इसका यूनिट क्या होगा, जूल होगा। यानी कि अलग अलग क्वांटिटी को हम लोग एक ही यूनिट से बोल दिए कि ये क्या होगा, जूल होगा। यानी कि इन सबके लिए हम लोग जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये एडवांटेजेस हुआ। अब लास्ट एडवांटेजेस क्या है, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है, डिराइव यूनिट्स आर मेड बाय डिफरेंट यूनिट्स। यानी कि जो डिराइव यूनिट होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल यूनिट क्या होता है और डिराइव यूनिट क्या होता है। तो डिराइव यूनिट क्या होता है, डिफरेंट यूनिट से मिल करके बनता है इन यूनिट नंबर और नंबर ऑफ यूनिट्स। लेकिन वो कैसा होना चाहिए, यूनिट नंबर होना चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स होने चाहिए। मतलब समझिएगा,
इन्होंने ये कहा कि कोरेंट सिस्टम में इन्होंने कहा कि जो भी हम लोग, जैसे कि एफ हो गया, एफ क्या है, फोर्स का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन होता है। न्यूटन कैसे बना, तो फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए होता है, ठीक है ना। आगे अगर हम लोग देखेंगे तो न्यूटन कैसे आया, तो 1 किलोग्राम 1 न्यूटन, फोर्स का मतलब क्या हो गया 1 न्यूटन, तो 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमको क्या मिला, 1 न्यूटन मिला, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए यूनिट नंबर का यूज किया गया, यूनिट नंबर मतलब 1 का यूज किया गया है, यहाँ भी 1 का यूज किया गया है, यहाँ भी 1 का यूज किया गया है। यानी कि इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो डिराइव यूनिट है, डिराइव यूनिट को हम लोग आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। डिराइव यूनिट को हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, यूनिट नंबर का यूज करके। तो ये इन्होंने क्या कहा कि यूनिट नंबर का अगर हम लोग यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, डिराइव यूनिट मिल जाएगा, जो कि बहुत ही इजी है। तो आपने क्या किया, 1 1 1 कर दिया, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर दिया, और उसी को 1 यूनिट के इक्वल कर दिया। इजी कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इजी कर दिया, सब जगह 1 1 कर दिया। तो एक एडवांटेजेस ये था। तो पहला एडवांटेजेस 9 फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा एडवांटेजेस मल्टीपल्स ऑफ 10, तीसरा एडवांटेजेस क्या था, रेशनल सिस्टम, यानी कि अलग अलग क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट को बना दिया गया। चौथा एडवांटेज कोहेरेंट सिस्टम। तो कोहेरेंट सिस्टम क्या था कि इसमें यूनिट नंबर का यूज करके हम लोग डिराइव्ड यूनिट को फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया। तो आप क्या करिए, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इन सबको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट्स। टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो यूनिट्स के टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स, एक क्या होता है डिराइव्ड यूनिट्स, ठीक है ना। तो देख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स एक ऐसा यूनिट होता है जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, जिसकी यूनिट खुद होती है, यानी कि किसी और यूनिट से उसको नहीं मेजर किया जा सकता, ऐसा कह सकते हैं। देखिए जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स आर दोज यूनिट्स दैट कैन बी एक्सप्रेस देमसेल्व्स, यानी कि जिनको खुद से ही एक्सप्रेस किया जाएगा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक ऐसा यूनिट होता है जिनको खुद से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं, खुद से ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमको किसी अदर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं क्वांटिटी में लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, और मीटर को हम लोग स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मीटर क्या है, यूनिट है, ठीक है ना। तो जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करना है तो हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे ना, इसको किलोग्राम, लेंथ अगर मेजर करना है तो मीटर में ही मेजर करेंगे, उसको किलोग्राम में तो मेजर नहीं करेंगे ना, उसको केल्विन में तो मेजर नहीं करेंगे, उसको सेकंड में तो मेजर नहीं करेंगे। यानी कि अगर लेंथ मेजर करनी है तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, केवल मीटर चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये क्या होती है, इनको खुद से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गया। मास हो गया, इसका यूनिट क्या होगा, किलोग्राम, इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल है, ठीक है ना, स्मॉल के और जी है, ठीक है ना। अब टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, इसको स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है, इसको एम्पियर, इसकी यूनिट होती है, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को ध्यान दीजिएगा, कहाँ कैपिटल लेटर का यूज किया जाता है, कहाँ स्मॉल लेटर का। टेम्परेचर है, टेम्परेचर यानी क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है ना। टेम्परेचर की यूनिट क्या होगी, केल्विन होगी, जिसको हम लोग कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कैंडिला होगी, जिसको हम लोग सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, इसको हम लोग मोल, इसकी यूनिट क्या होती है, मोल, जिसको हम लोग MOL मोल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा मैंने एसआई सिस्टम, जो एसआई सिस्टम के एडवांटेज पढ़े थे, तो इसमें हमने लिखा था 7+2 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो 7+2 इसको अलग क्यों किया गया, देखिए नीचे 2 और है फंडामेंटल यूनिट्स है, तो फंडामेंटल यूनिट्स तो आप अलग क्यों किए, डायरेक्ट आपको 9 कह देना था। देखिए मैं इसलिए अलग कर दिया क्योंकि यहाँ पे ये जो 7 यूनिट्स हैं इनके डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना, इनके डायमेंशन होते हैं। डायमेंशन क्या है आगे हम लोग अभी बात करेंगे इसी चैप्टर में। तो इन 7 के क्या होते हैं, इनके
डायमेंशन होते हैं, लेकिन इन दोनों के डायमेंशन नहीं होते हैं, इसी कारण से इनको अलग किया गया है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं, इन दोनों को हम लोग क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री यूनिट कहेंगे, इसलिए मैंने इसको 7+2 लिखा। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या है, प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल का यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, और रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, RAD से। और 9 जो यूनिट है सॉलिड एंगल है, जिसका यूनिट होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन को हम लोग SR से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स की। डिराइव्ड यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है जो कि फंडामेंटल यूनिट से बनती है, यानी कि डिराइव्ड यूनिट कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होता है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से डिराइव्ड यूनिट बनता है। अगर फंडामेंटल यूनिट्स नहीं रहेगा तो डिराइव्ड यूनिट नहीं बन सकता। चलिए देख लेते हैं क्या है इसकी डेफिनेशन। डिराइव्ड यूनिट्स आर दोज यूनिट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, यानी कि एक ऐसी यूनिट होती है जिसको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स के एब्सेंस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना, जैसे कि देखिए क्वांटिटी में वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, क्यूबिक मीटर, तो मीटर क्यूब है तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, यानी कि अलग अलग देखिए यूनिट की जरूरत पड़े कि नहीं। ठीक है ना, तो फंडामेंटल यूनिट का ही तो यूज किया गया है, तो ये क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया इसका सिंबल। ठीक है ना, ऐसे हम लोग दिखाते हैं M क्यूब से। अब आगे स्पीड है, स्पीड में क्या क्या यूज किया गया, मीटर का यूज किया गया, सेकंड का, तो फंडामेंटल यूनिट का यूज किया गया कि नहीं, तो इसको क्या लिख दिया गया, मीटर पर सेकंड। फोर्स हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ भी किलोग्राम का यूज किया गया, मीटर का और सेकंड का। 3 फंडामेंटल यूनिट्स का यूज किया गया, अब उसी से क्या बन गया, न्यूटन बन गया। ऐसे ही एनर्जी में किलोग्राम मीटर सेकंड का यूज किया गया, उससे क्या बन गया, जूल बन गया। ऐसे ही प्रेशर में किलोग्राम मीटर सेकंड का यूज कर दिया गया, इससे क्या बन गया, पास्कल बन गया, यानी कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल होती है, या फिर आप बोल सकते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था आपका फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स ये देख लेते हैं, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, अब इसमें क्या किया गया कि क्वांटिटी बताई गई या उसके यूनिट बताए गए, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ठीक है ना, ये सब बताए गए। तो अब हम लोग ये जानते हैं कितने को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, कितने को हम लोग 1 किलोग्राम कहेंगे, कितने मास को हम लोग 1 किलोग्राम कहेंगे, और कितने टाइम पीरियड को हम लोग 1 सेकेंड कहेंगे। तो ये सब जो क्वेश्चन है, यानी कि ये सब जो हमारे मन में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, उन सब को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ये होगा, तो वही बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो देखिए इसमें 1 मीटर किसको मानने वाले हैं, 1 किलोग्राम किसको मानने वाले हैं, 1 सेकेंड किसको मानने वाले हैं, या 1 केल्विन किसको मानने वाले हैं, उन सब की बात हम अब करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 1 मीटर किसको हम मानने वाले हैं। तो कह रहा है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1/299,792,458 सेकेंड्स इज कॉल्ड 1 मीटर, यानी कि इतने सेकंड में लाइट जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर। कितने सेकंड में, इतने सेकंड में लाइट, इतनी, ये जो सेकंड दी गई है, इतने सेकंड में लाइट जितने डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। ठीक है ना, देखिए हम लोग जानते हैं वैक्यूम में लाइट की जो स्पीड होती है क्या होती है, आपने पढ़ा है कि लाइट की स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही होता है लाइट की स्पीड। अब क्या हुआ है कि जो हम लोग ये लिखते हैं, जो हम लोग ये लाइट की स्पीड लगाते हैं, वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट करके हम लोग इसको लिख देते हैं 3 × 10⁸। जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यानी कि 1 सेकेंड में लाइट कितने डिस्टेंस को कवर करती है, तो 1 सेकेंड में ये पर सेकेंड में कितने मीटर को कवर कर रही है, इतने मीटर को। ठीक है ना,
तो 1 सेकेंड में अब देखते हैं जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है, ठीक है ना। ये तो अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो क्या है वो देखते हैं। तो 1 सेकेंड में जो लाइट होती है वो 299,792 और 458 इतने मीटर डिस्टेंस को कवर करती है, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है, 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर कितना होगा, तो 1 मीटर क्या होगा वो देखते हैं। तो 1 सेकेंड इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू इसको 299 इंटू 792 458 इंटू 1 मीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए 1 मीटर लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, राइट। चलिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो 1 बाई 299,792 458, ठीक है ना। इतने सेकेंड में लाइट जितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मीटर कहेंगे। ऐसे भी आ गया, आप ऐसे भी डिफिनेशन देख सकते हैं, समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, आपका 1 मीटर हो गया। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं किलोग्राम। किलोग्राम में क्या कहा गया है कि एक प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का एक सिलेंडर बना हुआ है, वो सिलेंडर उस सिलेंडर की जो वेट होगी उसी सिलेंडर को वेट को 1 किलोग्राम मान लिया गया है, ठीक है ना। देखिए तो द मास ऑफ अ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम एंड इरिडियम अलॉय, यानी प्लेटिनम और इरिडियम अलॉय से एक सिलेंडर बनी हुई है जो कि कहाँ रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, यानी कि इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में रखा गया है वो सिलेंडर, ठीक है ना। उसी सिलेंडर की जो वेट है उसी को हम लोग 1 किलोग्राम कह दिए हैं, ठीक है ना। तो 1 किलोग्राम क्या होगा, द मास ऑफ सिलेंडर ऑफ प्लेटिनम इरिडियम अलॉय, यानी प्लेटिनम इरिडियम अलॉय का बना हुआ सिलेंडर के मास को हम लोग क्या कह दिए हैं, 1 किलोग्राम कह दिए हैं। और ये सिलेंडर कहाँ पे रखा गया है, ये सिलेंडर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर में रखा गया है, ठीक है ना। तो देखिए जो मीटर था, पहले मीटर की बात, एक बार मीटर और देख लेते हैं। जो मीटर था, मीटर कब, यानी कि 1 मीटर को कब डिफाइन किया गया, 1983 में, 1983 में, ठीक है ना। 1 किलोग्राम को कब डिफाइन किया गया, 1889 में, ठीक है ना। 1889 से ही चला आ रहा है, उसी सिलेंडर के वेट को हम लोग 1 किलोग्राम 1889 से ही कहते आए हैं, ठीक है ना। और 1 मीटर कब आया, 1 मीटर 1983, यानी कि ज्यादा दिन तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, तब से 1 मीटर चला आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, ये सब कैसे बनाए गए, क्यों ऐसा बनाया गया, ये सब इसलिए ऐसे बनाए गए हैं क्योंकि ये जब टाइम चेंज होगा या फिर जब फिजिकल कंडीशन होगी तो उस समय ये सब चेंज नहीं होंगे। यानी कि अगर वो 1 मीटर उसको मान लिया गया है तो उतना ही 1 मीटर होगा, चाहे आप जहां भी रहें, चाहे आप प्लेनेट पे रहें, चाहे आप अपने अर्थ पे रहें, चाहे आप अदर प्लेनेट पे रहें, तो सब जगह क्या होगा, सब जगह 1 मीटर वही होगा, यानी कि 1 मीटर की मेजर सब जगह वही होगी। इसलिए इन सबको बनाया गया है, ठीक है ना। 1 मीटर इसको बना दिया गया है, 1 किलोग्राम इसको मान लिया गया है, इसीलिए मान लिया गया है जिससे कि फिजिकल कंडीशन के कारण ये चेंज ना हो, ठीक है ना। चलिए 1 सेकेंड क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ 9,192,631,770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन, यानी रेडिएशन के इतने पीरियड होने में जो ड्यूरेशन होता है, जो समय लगता है, उसी को हम लोग 1 सेकेंड कह दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन ये रेडिएशन कहाँ होगा, सीजियम 133 में, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा, फिर 1 सेकेंड को मैं डिफाइन कर दूंगा। देखिए सबसे पहले एटम के जो स्ट्रक्चर होते हैं, एटम के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, यहाँ न्यूक्लियस होता है, फिर यहाँ पे ऑर्बिट होते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एटम्स के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है ना। चलिए यानी कि जब ये एटम्स के स्ट्रक्चर हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए आपके, और यहाँ पे आपका न्यूक्लियस होता है, जहाँ पे क्या होता है आपके प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो सब हो गए। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आगे हम लोग बात करते हैं, हम लोग को क्या लेना है, सीजियम 133 एटम्स को लेना है। किसको लेना है, सीजियम
133 एटम्स को लेना है। ये तो एटम का स्ट्रक्चर था। अब सीजियम 133 एटम्स को ले लेते हैं हम लोग। तो सीजियम 133 जो एटम्स होता है उसमें कितने ऑर्बिट होते हैं? 6 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है ना। उसमें कितने ऑर्बिट होंगे? 6 ऑर्बिट। तो हम लोग 6 ऑर्बिट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हुआ 1 2 3 4 5 6। देखिए 6 ऑर्बिट को हम लोग इसमें बनाएंगे और कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे? इसमें 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 55 इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। जितने इलेक्ट्रॉन में हम समझ जाए बस उतना ही जरूरी है, ठीक है ना। 1 2 3 4 ऑर्बिट हो गए, ये 5 ऑर्बिट हो गया। ऐसे मतलब ऑर्बिट के जो ये ऐसे ही 6 ऑर्बिट हो गए, ठीक है ना। तो ऑर्बिट का जो एरिया होता है बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या होंगे? तो सीजियम 133 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 55 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। और कितने ऑर्बिट होते हैं? 6 ऑर्बिट होते हैं, 6 ऑर्बिट। तो मैंने क्या किया? 6 ऑर्बिट और 55 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 ऑर्बिट को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, 55 इलेक्ट्रॉन को नहीं रिप्रेजेंट करूंगा। जितना जरूरी है उतना हम लोग समझ लेते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रॉन, मैं मान लेता हूँ ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन हो गया। अब क्या होगा? ध्यान समझिएगा, ठीक है ना। सीजियम 133 को वो सीजियम 133 एटम्स को जब हमने लिया तो उसमें हम लोग जानते हैं 6 ऑर्बिट होते हैं और 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें क्या होगा? देखिए हम लोग को एक ये भी जानना चाहिए, एटम्स ऑफ स्ट्रक्चर में हम लोग को 2 स्टेट मिलते हैं इसमें। एक कौन से स्टेट? जो एक स्टेट होता है कौन सा? ग्राउंड स्टेट। कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। और एक होता है आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट होता है, एक ग्राउंड स्टेट होगा, एक क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट होगा, ठीक है ना, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट होगा। तो देखिए ये 2 स्टेट क्या है, कैसे स्टेट होते हैं, ये क्या होते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग समझते हैं। एक्साइटेड स्टेट में कई लेयर होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ग्राउंड स्टेट क्या होता है? नेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी गई है उसको ग्राउंड स्टेट कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी गई है वो बस उसी एनर्जी को लिए है, केवल वो उसी एनर्जी में है, ठीक है ना। और उसकी एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही है। तो क्या हो गया? यानी नेचर के द्वारा इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी दी गई है वो क्या हो गया? आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ठीक है ना। एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? अगर हम लोग उसी इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल एनर्जी दे दें, कैसे एक्सटर्नल एनर्जी देंगे? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा के या फिर टेम्परेचर को बढ़ा करके, जैसे भी हम लोग क्या करें उस इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी दे दें तो वो किस में चला जाता है? एक्साइटेड स्टेट में हो जाता है, ठीक ना। एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग क्या करते हैं? सीजियम 133 के एटम्स को लेते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 55 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ऑर्बिट होते हैं। अब उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं जिससे कि वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं तो उनके एक्साइटेड स्टेट में आने पर उनमें क्या हो जाता है? वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट आने पर उनमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वे वाइब्रेट करने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लगते हैं? वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को एग्जिस्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को निकालते हैं। तो इनके ये जो अपनी एनर्जी को निकालते हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिएशन कहते हैं, ठीक है ना। तो जब हमने क्या किया? एक्सटर्नल एनर्जी दिया इस इलेक्ट्रॉन को, वो किस में गया? एक्साइटेड स्टेट में गया। अब वहां क्या किया? ये वाइब्रेट करने लगा, इसका मतलब ये क्या किया? रेडिएशन होने लगा, ठीक है ना। तो जितने समय में यानी कि वाइब्रेट करेगा, और कहाँ वाइब्रेट करेगा? टू हाइपरफाइन। कहाँ पे वाइब्रेट करेगा? टू हाइपरफाइन लेवल पर। यानी कि मैंने बताया था एक्साइटेड स्टेट में कितने लेवल होते हैं? 3 होते हैं। तो उसमें से 2 लेवल किसके होते हैं? हाइपरफाइन लेवल होते हैं। तो 2 हाइपरफाइन लेवल के बीच वो क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, ऐसे करके। ऐसे ये वाइब्रेट करते हैं। तो वाइब्रेट करते हैं या फिर आप कहिए रेडिएशन हो गया, उनका रेडिएशन हो गया। रेडिएशन मतलब एनर्जी को एग्जिस्ट करते हैं। तो एनर्जी कैसे एग्जिस्ट होगी? वाइब्रेट करेंगे तभी तो एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। तो इतने वाइब्रेशन
91926317770। जब वाइब्रेशन के इतने पीरियड जितने समय में कंप्लीट होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है ना, बहुत लंबा हो गया, ध्यान समझिएगा, अब एकदम क्लियरली समझ लीजिएगा कि 1 सेकेंड क्या होता है। द ड्यूरेशन ऑफ 91926317770 पीरियड ऑफ द रेडिएशन, यानी रेडिएशन के इतने पीरियड जितने समय में कंप्लीट होते हैं उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। रेडिएशन के इतने पीरियड जितने समय में कंप्लीट होते हैं, यानी इतने पीरियड, यानी कि रेडिएशन का इतना पीरियड जितने समय में होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 सेकेंड कहेंगे। लेकिन ये रेडिएशन कहाँ होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग टू हाइपरफाइन लेवल। कहाँ होना चाहिए, हाइपरफाइन लेवल के करेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। और कौन सा एटम होना चाहिए, cesium-133 एटम्स होने चाहिए। ठीक है ना, तो देखिए क्या कहा, cesium-133 एटम्स को ले लीजिए और उस एटम्स में उसके जो हाइपरफाइन लेवल होते हैं, हाइपरफाइन लेवल के बीच जो रेडिएशन का इतना पीरियड जिस समय में कंप्लीट होता है उसी को हम लोग 1 सेकेंड कहते हैं। समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, cesium-133 का एक एटम्स ने लिया। हम लोग जानते हैं cesium-133 में कितने ऑर्बिट होते हैं, 6 ऑर्बिट होते हैं, 55 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। अब हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सटर्नल एनर्जी दे दिया, जिससे कारण ये क्या हो गया, एक्साइटेड स्टेट में आ गया। जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोग जानते हैं 2 लेयर होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्या, हाइपरफाइन लेवल। ठीक है ना, 2 लेवल होते हैं जिसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरफाइन लेवल। अब क्या हुआ, एक्साइटेड हुआ तो एक्साइटेड स्टेट में गया। अब वहां से ये वापस आएगा, तो वापस आने के लिए क्या करेगा, अपनी एनर्जी को एग्जिस्ट करेगा, अपनी एनर्जी को निकालेगा। तो अपनी एनर्जी को निकालेगा तो कैसे निकालेगा, वाइब्रेट करेगा। जब वो वाइब्रेट करेगा ऐसे, ठीक है ना, जब वो वाइब्रेट करेगा उसकी एनर्जी निकलेगी, यानी कि क्या हो रहा है, रेडिएशन का पीरियड कवर हो रहा है। ठीक है ना, वो जब ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो रेडिएशन का पीरियड कवर हो रहा है, और जितने समय में इतने रेडिएशन के पीरियड कवर होते हैं उसी समय को हम लोग क्या कहते हैं, 1 सेकेंड कहते हैं। समझ में आ गया। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या देखा, 1 मीटर, 1 किलोग्राम और 1 सेकेंड। ठीक है ना, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, पूरी बातों को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, जो स्ट्रक्चर है आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे 1 केल्विन और 1 मोल की। ठीक है ना, 1 केल्विन क्या होता है, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, यानी थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का इतना पार्ट, ये जो 1/273.16 पार्ट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं। और किस पर होता है, ये किस पर होना चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज कॉल्ड 1 केल्विन। चलिए फिर से देख लेते हैं, द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के इतने फ्रैक्शन, इतने पार्ट को, ठीक है ना, और ये पार्ट किस पर होना चाहिए, किस पर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रिपल पॉइंट के थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के इतने पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। अब हम समझते हैं। ठीक है ना, अब हम समझते हैं कि 1 केल्विन होता क्या है। मैं आपको समझा देता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर होता क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर लिखा है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर है क्या, वो तो मालूम होना चाहिए, तभी तो हम लोग 1 केल्विन को जानेंगे। ठीक है ना, तो क्या है यहाँ पर, एट दिस पॉइंट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव मिनिमल मोशन एंड कैन बिकम नो कोल्डर, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर जो पार्टिकल्स होते हैं उस या जो एटम्स होते हैं उस एटम्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी मोशन जहां पर एकदम कम होती है, बहुत ही कम होती है, एकदम कम। ठीक है ना, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कहते हैं। किसे कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर। एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर किसी भी एटम्स के पार्टिकल की जो मोशन होती है बहुत कम हो जाती है। ठीक है ना, बहुत कम हो जाए तो उस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर पे किसी भी एटम्स के पार्टिकल, जिस टेम्परेचर पे किसी भी
एटम्स के जो पार्टिकल्स होंगे उनके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, उनके पार्टिकल्स के मोशन क्या हो जाएंगे, सबसे मिनिमम हो जाएगा। उसी टेम्परेचर को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कहते हैं। और ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर वस्तुएं, यानी कि जो वस्तुएं आप नहीं कह सकते, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पर जैसे वाटर हो गया, वो वाटर अब इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता। यानी कि वाटर की एक लास्ट स्टेज होती है ठंडा होने की, ठीक है ना। यानी कि थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर पर वाटर सबसे ज्यादा ठंडा होता है, इससे ज्यादा ठंडा नहीं हो सकता। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर कहते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स तो समझ में आ गया। अब ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो होता है कि जैसे कोई वाटर की एक ऐसी स्टेट जिसमें कि उसके लिक्विड और सॉलिड और उसके अलावा गैस तीनों स्टेट मिल जाए, ठीक है ना। यानी कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट, ठीक है ना, एक ऐसा पॉइंट जहां पर हमको वाटर के लिक्विड में वाटर हमको लिक्विड में भी मिल जाए, सॉलिड में भी मिल जाए और वेपर में भी मिल जाए, ठीक है ना। ठीक है, जैसे कि वाटर ले लिया, वाटर को जब हम लोग क्या करेंगे 0.01 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे। जब वाटर 0.0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो उस समय जो वाटर होता है, वाटर के तीनों स्टेट हमको मिलते हैं, ठीक है ना। 0.01 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के हमको तीनों स्टेट मिलते हैं। कौन कौन से स्टेट, लिक्विड, सॉलिड और वेपर, ठीक है ना। तो एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर वाटर के तीनों स्टेट मिल जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, यानी कि ये दोनों हमको समझ में आ गया। अब देखिए कि अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर के, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कि 0 केल्विन, ठीक है ना, 0 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 273.15 डिग्री सेल्सियस होते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, ये 0 केल्विन है, ओके ना, आप समझिएगा, ठीक है ना। 0 केल्विन, ठीक है ना, कैपिटल में के रहेगा, ठीक है। इतने डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब जब हम लोग इसको भी और अच्छे से डिफाइन करेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, 273.15 केल्विन होंगे ना, 273.15 केल्विन होंगे 0 डिग्री। ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में आ गया, ठीक है ना। उल्टा हम लोग बोल सकते हैं, इतने 0 डिग्री केल्विन में, 0 केल्विन में कितने होंगे, इतने डिग्री सेल्सियस होंगे, और 0 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे, इतने केल्विन होंगे। और ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 0.01 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना। 0.01 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के तीनों स्टेट हम लोग को मिल जाते हैं। तो 0.01 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था तो कितने केल्विन थे, इतने, और 0.01 डिग्री सेल्सियस होगा तो कितने केल्विन होंगे, तो 273.15 की जगह क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो गया। तो कितने केल्विन होंगे, इतने केल्विन होंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इसी केल्विन को, ये जो केल्विन है, इसी केल्विन को हम लोग को इतने पार्ट में डिवाइड करना होगा। कितने पार्ट में, जैसे केल्विन है, एक केल्विन को हम लोग को कितने पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, 273.16 पार्ट में। तो 273.16वां जो पार्ट होगा केल्विन का, 1 केल्विन का 273.16वां जो पार्ट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास, मान लीजिए ऐसे हम लोग समझते हैं कि ये केल्विन हो गया, इसको हम लोगों ने क्या किया, 273.16 पार्ट में डिवाइड कर दिया, इतने पार्ट कर दिए इसके। तो इसके एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे, ठीक है ना। इसके एक पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। तो 1 केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, 273.16
पार्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर, ठीक है ना। यानी थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर का इतना जो पार्ट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 केल्विन कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये था 1 केल्विन, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 1 मोल की। 1 मोल क्या होता है? द मोल इज द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज as there are atoms in 0.012 किलोग्राम कार्बन 12। यानी कि इसमें ये कह रहा है कि सब्सटेंस के अमाउंट को, किसी भी सिस्टम के सब्सटेंस के अमाउंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे, ठीक है ना। यही कह रहा है। लेकिन वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, वो सब्सटेंस कौन सा होना चाहिए, वो सब्सटेंस क्या होना चाहिए, कार्बन 12। यानी कि जब हम लोग कार्बन 12 को लेंगे, कितने कार्बन 12 को लेना है, 0.012 किलोग्राम। कितने कार्बन को लेना है, 0.012 किलोग्राम कार्बन को हम लोग को लेना है, ठीक है ना। तो 0.012 किलोग्राम कार्बन 12 को अगर हम लोग लेंगे, फिर इसको हम लोग उसके जितने छोटे छोटे पार्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना, उतने उसके जितने छोटे पार्टिकल्स हम लोग कर सकते हैं, तो उन पार्टिकल्स के नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, 1 मोल कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होता है, 6.20220045 इंटू 10⁻23 इतने होते हैं, ठीक है ना। और ये किसके इक्वल होता है, एवोगाद्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है ना। किसके इक्वल होता है, एवोगाद्रो कांस्टेंट के इक्वल होता है। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। तो ये था 1 केल्विन और 1 मोल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, आगे हम लोग बात कर लेते हैं 1 कैंडिला क्या होता है। तो इसमें लिखा है, द कैंडिला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 5.4 into 10⁻12 hertz and that has a radiant intensity in that direction of इतने वाट पर स्टेरेडियन, ठीक है ना। यानी कि ये कह रहा है कि अगर हम लोग 1 स्टेरेडियन पर किसी बल्ब या किसी कैंडल को रखते हैं। स्टेरेडियन क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए आप। तो स्टेरेडियन क्या होता है कि एक ऐसा एंगल होता है जिसमें रेडियस और आर्क दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 स्टेरेडियन, ठीक है ना। 1 स्टेरेडियन किसको कहते हैं, जिसमें रेडियस और आर्क की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 स्टेरेडियन कहेंगे। तो कह रहा है कि 1 स्टेरेडियन पर अगर हम लोग किसी बल्ब या कैंडल को रखते हैं, और वो बल्ब क्या होगा, जब हम लोग 1 स्टेरेडियन पर किसी बल्ब या कैंडल को रखेंगे, तो वो क्या करेगा, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5.40 × 10⁻12 हर्ट्ज होगी, ठीक है ना, 12 हर्ट्ज होगी। और वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस को एमिट करेगा। मतलब देखिएगा, ध्यान समझिएगा, मैंने क्या किया, 1 स्टेरेडियन पर किसी बल्ब या कैंडल को रख दिया, ठीक है ना। अब वो बल्ब हो या कैंडल हो, जब हम बल्ब या कैंडल को रखेंगे, अब वो क्या करेगा, एमिट्स होगा। लेकिन एमिट्स कैसे होगा, उसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस होगा। कैसे एमिट होगा, उसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस होगा। और ये कितने हर्ट्ज का होगा, 5.4 × 10⁻12 हर्ट्ज का होगा, ठीक है ना। अब मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन क्या है, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन आप कह सकते हैं कि एक ऐसे सोर्स को रखते हैं जो केवल एक ही कलर की लाइट को दे, केवल एक ही कलर की। जैसे कैंडल को रखते हैं, तो कैंडल क्या करता है, येलो कलर देता है, ठीक है ना। येलो कलर देता है, तो एक ही कलर देता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन कहेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, तो फिर से समझिएगा कि अगर हम लोग 1 स्टेरेडियन पर किसी बल्ब या कैंडल को रखेंगे, 1 स्टेरेडियन पर किसी बल्ब या कैंडल को रखेंगे, और वो क्या होगा, उसमें मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट्स होगा। और कितने फ्रीक्वेंसी की, 5.4 × 10⁻12 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन अगर उसमें एमिट्स होगा, किसमें, बल्ब या कैंडल में, ठीक है ना, बल्ब या कैंडल में, तो उससे जो उसकी एनर्जी होती है, उसकी एनर्जी 1/683 वाट होती है। तो इसकी जो एनर्जी
1/683 वाट बनती है, यानी अगर उसकी एनर्जी 1/683 वाट बनेगी, ठीक है ना, तो उससे हम लोग क्या, तो उस ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कैंडेला कहेंगे। ठीक है ना, क्लियर समझिएगा एक बार फिर से, ठीक है ना। क्या मैंने कहा, जब हम लोग 1 स्टेयर रेडियन पर किसी बल्ब या कैंडल को रखते हैं और वो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन को क्रिएट करता है, यानी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट्स होता है उसमें, और ये उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5.40 इंटू 10⁻12 हर्ज होती है। ठीक है ना, 12 हर्ज होती है। तो उससे जो एनर्जी, उससे जो कितनी एनर्जी बनेगी, उससे जो एनर्जी बनती है कितनी, 1/683 वाट की एनर्जी बनती है। तो उसी ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कैंडेला कहेंगे। समझ में आ गया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए अब आगे, 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर कह रहा है, द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट विच इट मेंटेन इनटू स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स, यानी कह रहा है कि इसमें 2 स्टेट पैरेलल कंडक्टर्स होंगे, ठीक है ना, ऑफ इनफाइनाइट लेंथ के होंगे, ठीक है। और क्या होगा, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर, और ये दोनों कहाँ होंगे, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे होंगे, ठीक है ना, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखे होंगे, कहाँ पर, वैक्यूम में, ठीक है ना। वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू इतना ऑफ लेंथ, यानी कि हम ये कहें आपसे, ये 1 एम्पियर क्या होता है, हमने क्या किया, 2 कंडक्टर ले लिया, कोई 2 कंडक्टर ले लिया, उसकी लेंथ फिक्स नहीं है, चाहे जो लेंथ हो सकती है। तो हमने क्या किया, उसके 2 कंडक्टर ले लिया। अब उन कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस क्या है, 1 मीटर है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इस कंडक्टर में करंट को फ्लो करेंगे, इस कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो करेंगे, तो क्या होगा, इनके बीच फोर्स लगेगा, ठीक है ना। तो फोर्स लगेगा, जब इनके बीच का फोर्स 2 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा, इतने न्यूटन का हो जाएगा, इतने न्यूटन का हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, उसे 1 एम्पियर कहेंगे। ध्यान समझिएगा, हम लोग क्या करते हैं, कोई 2 कंडक्टर को रखते हैं 1 मीटर की डिस्टेंस पर, किसी 2 कंडक्टर को 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखेंगे, उसमें हम लोग इतना करंट फ्लो करेंगे जिससे कि फोर्स क्या हो जाए, 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन हो जाए, तो उसी करंट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। समझ में आ गया, फिर से समझिएगा, हमने क्या किया, 2 पैरेलल कंडक्टर को ले लिया, ठीक है ना, उन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 1 मीटर की, यानी कि 2 पैरेलल कंडक्टर को लिया, उनको 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दिया, ठीक है ना। अब क्या किया गया, अब उन दोनों के बीच में 2 इंटू 10⁻⁻7 का न्यूटन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए जितने करंट को फ्लो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। अब तो समझ में आ गया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फिर से देख लेते हैं, क्या होगा कि 2 पैरेलल कंडक्टर्स होंगे और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर होगी, और उन दोनों कंडक्टर के बीच में 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का फोर्स प्रोड्यूस करने के लिए जितने करंट को फ्लो कराएंगे, यानी जितने करंट को हम लोग देंगे, उतने ही करंट को हम लोग क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आ गया, तो ये था 1 कैंडेला और 1 एम्पियर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है।